भी अखबार के पन्ने आप पलटिए, पूरे अखबार में कहीं ना कहीं एक रेप के आपको एक घटना दिख जाएगी। कौन लोग हैं ये, कौन है लोग? कभी आप अपने मन से विचारिएगा। आप सिर्फ अखबारों में जो पढ़ते हैं या न्यूज में जो सुनते हैं उसको इग्नोर मत करिए उसे कभी, क्योंकि आप सब शिक्षार्थी हैं ना, शिक्षा के आप सब स्तंभ हैं। यहाँ माननीय प्राचार्य यहाँ हैं और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि शिक्षा अर्जित कर रहे शिक्षक बनने के श्रेणी में की यात्रा में इतने सारे विद्यार्थी हमारे साथ हैं। और जो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अकेले बैठ के कभी सोचिएगा कि आखिर इन 75 वर्षों में हमने क्यों नहीं ऐसी स्थितियां उत्पन्न की। जो व्यक्ति उस लड़की के साथ बलात्कार करता है वो भी उसी समाज का होता है। आखिर क्या कारण है? आखिर उसके अंदर ये मनोविकृति क्यों आई है? किस कारण से आई है? क्या ये शिक्षा का दोष है, समाज का दोष है, या हमारे अपने फैमिली का जो वैल्यू सिस्टम है जिसकी चर्चा अक्सर हम लोग करते हैं उसका ह्रास हुआ है? आज भी जब हम सबको स्वामी जी जब कहते हैं, आप अभी स्वामी जी का नाम ले रहे थे, अभी प्रोफेसर ध्रुव जी कह रहे थे कि स्वामी जी ने कहा राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। अंग्रेजी संस्कृत में इसका अनुवाद है उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान्य बोध्यत। ये वेद वाक्य है, वहां से लिया गया, उपनिषद का वाक्य है, वो वहां से लिया गया है। स्वामी जी ने बाद में उसको रेफर किया और लगातार वो बोलते रहे। लेकिन उसी देश में आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम 75 वर्ष के बाद भी, हम कह सकते थे 47 से पहले हमें स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन 47 के बाद तो हमें स्वतंत्रता है। और अब तो आपको आरटीआई का एक्ट दे दिया गया। कहीं से भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। सिर्फ किसके बारे में नहीं पूछ सकते हैं? राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजों के डॉक्यूमेंट्स आप नहीं मांग सकते हैं, बाकी सब कुछ पूछ सकते हैं। लेकिन क्या हम तैयार हुए हैं? नहीं तैयार हुए। मित्रों, आज ये गहन चिंतन का अवसर है जब साबरमती में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव की घोषणा की, जो लगातार 75 सप्ताह चलेगा, 75 वीक्स। और ये समाप्त कब होगा? 15 अगस्त 2023। तो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 75 बहुत सारे वीक्स बीत गए हैं, सभी जिलाधिकारियों को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप अपने जिला के एक एक व्यक्ति तक, एक एक विद्यालय के विद्यार्थी तक, एक एक युवा तक, एक एक बहन तक, एक एक माँ तक, एक एक किसान तक आप इस बात का उद्घोष करिए। लेकिन आज के जिलाधिकारियों को, आज के क्या आप पढ़ेंगे, आप सब अगर पढ़ेंगे तो अंबेडकर ने लिखा है, अंबेडकर लास्ट वीक ऑफ अंबेडकर लाइफ, आप में किसी ने पढ़ा है? अंबेडकर के अंतिम सप्ताह अंबेडकर लगातार लिख रहे हैं और वो रो रहे हैं। अंबेडकर ने लिखा है कि मैं जैसे युवाओं की संकल्पना करता था, मुझे लगा था कि ये युवा जब आईएएस बन के आएंगे, आईपीएस बन के आएंगे, तो ये अपने गांव के बारे में सोचेंगे, अपने जिले के बारे में सोचेंगे, अपने राज्य और राष्ट्र के बारे में सोचेंगे। लेकिन नौकरी मिलने के बाद, शिक्षा अर्जित करने के बाद ये आत्म केंद्रित हो गए। ये आईएएस सिर्फ इसलिए बने कि उन्हें एक सुंदर कन्या मिल जाए, उनके जो ससुर हैं, उनके फादर इन लॉ हैं, कोई धनाढ्य हो जाए और उनको बदले में विशाल कार मिल जाए, बड़ा सा बंगला मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे देश का कायाकल्प हो गया होता। इस देश में एक ऐसा जिला था, आज से लगभग 30 वर्ष पहले वो भी घटना घटी थी, जो पूरी तरह से लिटरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित किए गए थे। कोई बता सकता है वो कौन जिला था? जी, वो पहला, देश का पहला जिला जो पूरी तरह से लिटरेट घोषित किया गया था, केरल का था। बहुत सही आप कह रहे हैं। 2 नाम आ रहे हैं, एक एर्नाकुलम और कोट्टायम। बताइए कौन सा सही है? अब इमेजिन करिए कि 30 साल पहले वो जिला साक्षर घोषित हुआ, पूर्णतः साक्षर हुआ। और वो किसका प्रयास था? वो एक जिलाधिकारी का प्रयास था, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्रयास था। और बाद में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार बनी थी तो उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मंत्री का पद दिया गया था, सिर्फ इसी आधार पर क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ नहीं। तो जब एक जिलाधिकारी चाहे तो एक जिला साक्षर हो सकता है, और है ऐसा। एक जिलाधिकारी के पास इतना पावर है, इतनी मिशनरी उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि वो ऐसा कर सकता है। लेकिन कहां गए वो जिलाधिकारी? वही जिसकी चर्चा अंबेडकर करते हैं कि शिक्षित होने के बाद, नौकरी मिलने के बाद सिर्फ और सिर्फ हम आप केंद्रित होकर रह गए।
मित्रों, आज आवश्यकता है कि नरेंद्र मोदी जी, मैं कोई ऐसा नहीं आप मानिए कि मैं भाजपा का व्यक्ति हूं या मैं कांग्रेस का हूं, मैं इस देश का सिर्फ एक युवा नागरिक हूं और यही चाहता हूं कि आप सब भी पढ़िए। मैं कह रहा हूं इसलिए मत मान लीजिए। आप सब नरेंद्र की बात जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस का शिष्य नरेंद्र, जो बाद में विवेकानंद बनता है, और उसने नरेंद्र ने अनेक बार अपने गुरु की परीक्षा ली, रामकृष्ण की परीक्षा ली। रामकृष्ण के किसी बात को मानते नहीं थे, वो पहले परीक्षित करते थे और जब वो प्रूफ होता था तब वो कहते थे कि हाँ हाँ गुरुजी, अब मैं इसको बात मान लूंगा। और नरेंद्र इज द ओनली एग्जाम्पल जिसने अपने गुरु के मरने के बाद दीक्षा ली। आजकल तो आप सभी जानते हैं कि जो गुरुजी लोग हैं, आप जाके कान में आपको मंत्र बोलने के लिए कुछ मुद्रा ग्रहण करते हैं, आप उनके शिष्य हो जाते हैं। भले उनको खुद उस गुरु को उस मंत्र का ज्ञान है या नहीं है, उसकी साधना का ज्ञान है कि नहीं है, लेकिन जब स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण चले गए तब बाद में उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। और आप सभी जानते हैं कि बराह मठ में उन्होंने खुद अग्नि प्रज्वलित की और संस्कार लिए और वो सन्यासी हुए थे। ये घटना आप सबों को ज्ञात। तो ऐसे रामकृष्ण और ऐसे विवेकानंद वाले इस देश में आजादी के 75 वर्ष बाद भी भारत के अंतिम व्यक्ति तक, वंचित व्यक्ति तक हमारे अधिकार, उनके अधिकार नहीं पहुंच पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है कि सूचना क्रांति के इस दौर में भी हम सही व्यक्ति तक सही सूचना सही माध्यम से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। 23 तक जो ये संकल्पना है, माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीजों की घोषणा की है। एक तो उन्होंने कहा कि 2025 तक हम भारत को टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। अब इसको बताएगा कि ट्यूबरकुलोसिस डे अभी हमने हाल में मनाया है, कब मनाया है? और पूरी क्लास को पता है। एक्सेलेंट, आई अप्रिशिएट सर। प्रिंसिपल साहब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। और आपको पता है कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये एक संक्रामक रोग है, आप सभी जानते हैं, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और SARS-2 जिसकी चर्चा अभी हुई, SARS-2 का ही आप कोविड को झेला है, आप सबने, हम सबों ने झेला है, वो भी लंग्स की बीमारी है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने, वैसे WHO ने कहा कि हम 2030 तक दुनिया को मुक्त करेंगे टीबी से। प्रधानमंत्री जी एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने घोषणा की कि मैं भारत को 2025 तक टीबी मुक्त कर दूंगा। घोषणा एक बात है, लेकिन मुझे इस बात की जरूर खुशी है कि आप सभी जानते हैं कि हमने ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया। आज आप जब यहां से निकलिएगा तो आप आज 10 लोगों से मिलिएगा और पूछेगा कि आप ट्यूबरकुलोसिस के बारे में कितना जानते हैं। मुझे नहीं लगता है कि 2 से 3 व्यक्ति आपको बता पाएंगे कि ट्यूबरकुलोसिस है क्या। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस होता किस बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है? क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? बहुत सारे सर, रियली आई अप्रिशिएट कि आपके कॉलेज एक्सेलेंट एक्सेलेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग दिस काइंड ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स। लेकिन अभी भी हमारे देश के बहुत सारे लोगों को ये ज्ञात नहीं है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब उन तक पहुंचाएं और तभी हमारा जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसे हम पूरा कर पाएंगे। बस 1-2 बातें और बता दूं आपको। अमृत महोत्सव क्यों नाम दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने? आप सभी जानते हैं कि 25 वर्ष जब हम मनाते हैं तो क्या मनाते हैं? 25 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद, 70 वर्ष के बाद, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, ये है 70 वर्ष के बाद और 75 वर्ष के बाद। तो आप तो 70 पे प्लेटिनम ही कह रहे हैं। चलिए आप, हाँ जी बताएं। बहुत अच्छा, चलिए। लेकिन आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी प्लेटिनम जुबली और ये जुबली ना देखे? क्योंकि अभी हम लोग स्वर्ण जयंती समारोह लगातार मना रहे हैं और बहुत सारी ऐसी जयंतियां मनाए। उन्होंने अमृत महोत्सव का नाम क्यों दिया? आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए, शायद आप जानते हो, कोई बता सकता है? सर, जो अमृत रस था उसके अकॉर्डिंग जो अमृत रस होता है उसी बॉडी को कॉन्सेप्ट लेकर बनाया। बहुत अच्छा, क्या नाम है आपका? देखिए आशुतोष जी, बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ आशुतोष है और आशुतोष है। देवादेव महादेव की नगरी से मैं हूँ, काशी से। बैठिए, बहुत धन्यवाद। अमृत, आप सभी जानते हैं कि अमृत एक ऐसा, अब है या नहीं है ये तो हमारे जितनी पुस्तकें धर्म ग्रंथ हैं उसमें बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि उसमें अमृत का एक बूंद अगर मिल जाए तो आप अमर हो जाएंगे। इतने सारे लोग जो अमर हुए वो कहाँ गए मुझे मालूम नहीं। बहुत सारे लोगों को अमरत्व का वरदान है। हनुमान जी भी अमर हैं और भी कई नाम है जो अमर हैं। अब अश्वत्थामा भी अमर हैं, लेकिन ये कहाँ हैं, कभी किसी से मिले या नहीं मिले मुझे ज्ञात नहीं है। लोग बहुत सारे एडिटिंग करते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, हनुमान के बहुत सारे चित्र आते हैं कि वो फोटोग्राफर हिमालय में गया, वहां हनुमान जी मिल गए, पता नहीं मिले या नहीं। लेकिन जो अमरत्व की एक धारणा है वो ये कि भले उस व्यक्ति का शरीर नष्ट हो गया, उसकी कीर्ति आज भी अमर है।
ये अमरत्व की अगर धारणा पर विश्वास करेंगे तो शायद आप मान लेंगे, और हम सबों को मानना भी चाहिए कि जिसकी कीर्ति अमर है, जिसका किया हुआ कार्य अमर है, वही अमरत्व को प्राप्त किया है। बाकी ये शरीर तो जाता है। हर दिन लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जन्म लेते हैं और इस शरीर को त्यागते हैं। आप बांसघाट और ये सभी जानते हैं। लेकिन जब कर्पूरी जी जैसा व्यक्ति यहां से प्रस्थान करता है तो सड़कें भर जाती है। जयप्रकाश नारायण के जैसा व्यक्ति जब प्रस्थान करता है तो सड़कें भर जाती है। उस समय की चित्र देखिए, पूरा पटना गांधी मैदान भरा हुआ है, और वो कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा और कर्पूरी जी नाम रहेगा, जयप्रकाश जी और भी जिनके नाम है तो नाम। तो ये जो कीर्ति है उसको लेकर, उसकी अमरता को लेकर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 वर्ष को कहा कि हम इस वर्ष कुछ ऐसा करें, इन 75 सप्ताह में कुछ ऐसा करें। उन्होंने हर युवाओं से कहा, आप सभी को पता है जब ओलंपिक से हमारे खिलाड़ी लौट के आए, प्रधानमंत्री से मिले तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा उन सबों से, क्या कहा था? कोई उस समय ये बहुत बड़ी खबर थी जी, बताएं। वो कुछ लोगों को प्रेरित करे जाकर के जहाँ वो रहते हैं, कुछ व्यक्तियों को मिले, वो जाकर के फिर आगे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाए। बहुत अच्छा। उन्होंने ये कहा उन सभी खिलाड़ियों से कि आपसे अगर आप चाहते हैं देश को कुछ देना, मुझे देना, क्योंकि बहुत सारे उनके लिए मेमेंटो और क्या क्या लेके आए थे। उन्होंने कहा अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो इस राष्ट्र को सिर्फ 75 दिन दीजिए, और 75 गांवों में जाकर आप जहां जिस लोकेलिटी में, अब जैसे पटना है, पटना के बहुत सारे गांव होंगे, तो उन 75 गांवों में जाके सिर्फ 75 युवाओं से इंटरेक्ट करिए और उन्हें बताइए कि आखिर कैसे चीन खेल के क्षेत्र में इस शिखर पर पहुंच गया, कैसे जापान जैसा छोटा सा देश पदक तालिका में चौथे स्थान पर होता है, भारत कहां होता है? जस्ट इमेजिन, जिस देश में आपके जैसे युवा हो, जिस देश में विवेकानंद जैसा युवा हो जिसने राइज एंड अवेक का उद्घोष किया, उस देश में आखिर हम पदक तालिका में सबसे नीचे क्यों हैं? यह एक विचारणीय प्रश्न है। आप ये प्रश्न पूछिए, आपके राज्य के जो युवा मंत्री हैं, युवा कार्य खेल मंत्री, आप सब उनसे पूछिए। बल्कि मैं प्राचार्य महोदय से कहूंगा इन सबों को एक दिन उनके यहाँ भेजिए, उनके आवास पर, उनके कार्यालय पे, और उनसे पूछिए कि आखिर वो बिहार जहां नालंदा हुआ करता था, जहां दुनिया के स्कॉलर्स यहां अध्ययन करने आते थे, आज उसकी दुर्गति क्यों हो रही है? यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है। कल मैं जब पटना की कुछ गलियों में जा रहा था तो मैंने देखा, मैं उनका भी एजेंट नहीं, मैं बता दूं, लेकिन जो मैंने देखा विकास की दृष्टि से आज बिहार प्रगति के पथ पर है, पटना प्रगति के पथ पर है। आपकी जो गलियां हैं वो साफ सुथरी हो रही हैं, स्वच्छ भारत का जो अभियान है वो चल रहा है, और ये जो आजादी का 75 वर्ष है, अमृत महोत्सव है। मित्रों, आइए हम सब संकल्प लें कि हम अपने कार्यों के माध्यम से इतना कुछ करके जाएं कि जब हम इस देश का 100 वर्ष पूरा कर रहे हो 2047 में, तो हम सब तो पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी पीढ़ियां रहेंगी, क्योंकि कुछ लोगों का विवाह तो हो गया होगा शायद एक आध का, लेकिन आप सब 2-3 साल 4 में विवाहित होंगे, कुछ संतति को जन्म देंगे, और वो सब तब 20-22 साल के होंगे, तो आप कह सकें कि जब आजादी के 75 वर्ष हुए थे तो हम सबों ने अमृत महोत्सव मनाया था, हमने इतनी कृतियां खड़ी की हैं, इतने सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उसको देखकर आप लाभान्वित हो, उसको देखकर आप प्रेरणा प्राप्त करें। मित्रों, आज उसी कड़ी में एक दूसरा कार्यक्रम आरंभ हुआ है, और वो कार्यक्रम है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। आप में से सॉस्यूर का नाम किसी ने सुना है? सॉस्यूर एक वो सेमेटिक्स के फादर कहे जाते हैं। ही इज नोन एज द फादर ऑफ सेमेटिक्स। सेमेटिक्स का नाम सुना है? SEMIOTICS, इसको सेमियोटिक्स कहते हैं। सेमियोटिक्स का होता है चिन्ह विज्ञान। जैसे मैंने कहा एक टेबल, तो टेबल ये भी है, टेबल वो भी है, और इधर भी टेबल रखा हुआ है। टेबल तो तीनों है ना, तो टेबल का जो टेबलत्व है वो आपके दिमाग में कंसेप्ट आ जाता है कि जिसके 4 पैर हो वो टेबल है। तो सेमियोटिक्स ने इसको बहुत ये किया है। तो जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, शब्द उच्चारित करते हैं, एक बहुत बड़े शायर ने लिखा है, शब्द चलते हैं पहुंचते मर्म तक जाकर कहीं। हर शब्द, और भारत जैसे देश में जहां शब्द को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, बोलो भाई, ब्रह्म कहा गया है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है, और हर शब्द जीवित है, और शब्द जीवित है इसलिए जब आप बोलते हैं तो वो प्रभाव डालता है। यह अलग बात है जब भारत का राजनेता, जो करप्ट राजनेता बोलता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं आता है।
अगर होता तो आज हमारे देश की स्थिति ये नहीं होती। तो बोलने वाले में भी वो क्षमता होनी चाहिए। मंत्र, हर मंत्र में वो क्षमता है, लेकिन उच्चारित करने वाला व्यक्ति भी उसी जोश, उसी ऊर्जा के साथ उच्चारित करे, तब उसका वो फलीभूत हो सकता है। तो मित्रों, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भाई साहब बहुत सीरियस लग रहे हैं जी। कोई बहुत ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा। नहीं, कोई अगर खास बात हो तो बताइए। अच्छा, गॉड से, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। मैं अपने जानते, मैं मेरा क्लास 1 घंटे नहीं 1.5 घंटे का होता है। आप यूट्यूब में जाके पता कर सकते हैं, मैं क्लास 1.5 घंटे का लेता हूँ। और मेरे क्लास में किसी को सोने नहीं देता हूँ सर। हाँ, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कौन किधर कहाँ को दे। भाई साहब जैसे कोने वाले हैं वो कुछ लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चेक करिए। तो ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, जैसे सर ने कहा, माननीय प्राचार्य प्रोफेसर आशुतोष जी ने कहा, उसके अपने कोनोटेशन है। एक कोनोटेशन तो ये है कि एक ऐसा भारत जो एक है और श्रेष्ठ है। लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें, उस एक भारत का निर्माण करें जो अपने आप में श्रेष्ठ हो, जिसकी संकल्पना आज से हजारों वर्ष पहले सर कह रहे थे गुप्तकालीन में भारत सोने की, अच्छा ये एक आता है कि भारत सोने की चिड़िया और भारत सबसे समृद्ध देश था, किसके कार्यकाल में? कौन सा गुप्तकाल में? उस राजा का क्या नाम था? समुद्रगुप्त। और उनका कीर्ति स्तंभ अभी भी इलाहाबाद में अशोकन पिलर का जो है उस पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे आप लोग विस्तार से जानते हैं। मैं उसको फलीभूत किया, बात मेरी उसके पहले ही समुद्रगुप्त बात के हैं, अशोक उससे पहले के हैं। लेकिन ये जो एक भारत की संकल्पना है आचार्य चाणक्य के मन में थी। ये बाद के दिनों में आप जानते हैं कि आक्रमणकारी आए भारत में और उन्होंने भारत को तहस नहस किया, खूब लूटा। अंग्रेज आए, उन्होंने भी लूटा और भारत की शिक्षा पद्धति को मैकाले की शिक्षा पद्धति से आच्छादित कर दिया और हम सब कलर्क बनने लगे। और तभी एक शायर ने लिखा, ऐ मेरे कारे अहबाब क्या कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन ली और मर गए। तो क्या हम सिर्फ इसी के लिए हैं? आप सब इसलिए कि एक शिक्षक बन रहे हैं? नहीं ना, हम कुछ अलग करेंगे। सिर्फ बीए होके पेंशन लेके मरने के लिए नहीं। लेकिन इन्हीं के बीच में हमारा देश, मेरा देश जब आजाद हुआ भारत, तो एक व्यक्ति का को नेतृत्व मिला उप प्रधानमंत्री के रूप में, पहले गृह मंत्री के रूप में। उस समय हमारा देश 566 या 556 में कंफ्यूज, थोड़ा 565 देशी रियासतें, छोटी रियासतें बटा हुआ भारत। आप सोच सकते हैं कि एक भारत का मानचित्र बनाइए और उसमें 565 टुकड़ों में भारत को बांटिए। अभी तो हम 28 राज्यों में बटे नहीं है, बल्कि 28 राज्य हमारी विविधता की निशानी है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है वो, हम एक साथ बढ़ने के लिए है, क्योंकि बड़े मैंने उसको हम अच्छे से संचालित नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए राज्य, छोटे राज्य, उस समय 565 उनको उन्होंने एकत्रित किया। और कैसे किया? शक्ति के बल पर भी किया, प्रेम से भी कहा, समझाया बुझाया और उन्होंने भारत को एकीकृत किया। मित्रों, वो एकीकृत भारत आज भी विभाजित है। आज भी भाषा के नाम पर हम लड़ रहे हैं। आपसे जो सेकंड वाले व्यक्ति हैं, भाई बताइए, अभी जो कुछ मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? हाँ, क्या कर रहा हूं? बोले जी सर, आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? जी बताइए। नहीं, मैं राज्यों के बारे में कह रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए, बहुत व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, ये कोई दूसरे कार्य भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बहुत अच्छे। बैठिए। तो नहीं सुन रहे थे, हाँ, ये अलग बात है, थोड़ा कम सुने वो, क्योंकि उसके आगे वो सुने नहीं। हाँ, 566 देशी रियासतों को लेकर हमारे देश के एक व्यक्ति, जिन्हें सरदार की उपाधि दी गई, और उनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? किसने? गांधी जी ने। सर आई सैल्यूट। हाँ, बहुत बढ़िया। आपने ये निश्चित बता दिया है कि अब हमारा देश जाग रहा है। प्रधानमंत्री जी को निश्चित होने को ये सबसे पुराना 1908 में 1908 का कॉलेज, सबसे पुराना 7वां ट्रेनिंग कॉलेज। तो आप उसके एकदम प्रत्यक्षदर्शी, मतलब उन चीजों को सर देखे हैं, और आप सब उसके देदीप्यमान स्तंभ है। देदीप्यमान एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सूर्य की तरह चमकने वाले सब है, और सबों का चेहरा चमक रहा है। बहुत मुझे खुशी हो रही है इस कॉलेज में आकर 30 वर्षों के बाद मैं आज देख पा रहा हूँ कि
कि उस समय शायद इतने ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं थे। हम लोग नहीं थे। नहीं, मैं देखिए, अगर एक शिक्षक हो तो शिक्षक को कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। आपको पता है 4 लोगों को कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। किन किन लोगों को? डॉक्टर, डॉक्टर को और रसोईया। अरे आपको देख के लग रहा है रसोईया आपको सचिव, वैद्य, गुरु। सचिव तो मैंने कह दिया ना। हाँ। सचिव, वैद्य, गुरु। अरे यार, ठीक है। सचिव को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अगर वो सत्य नहीं बताएगा तो वो अपने मंत्री, अपने इसके लिए, अपने जो उसका मालिक है उसको, राजा के लिए अंधकार में उसको डाल रहा है। उसको सत्य बोलना चाहिए। वैद्य को भी सत्य बोलना चाहिए। अगर पेट में अल्सर है तो कहना चाहिए भैया तुम्हारे पेट में अल्सर है, समोसा मत खाओ। ये नहीं कि भय से डर कि मारेगा हमें तो बोल देने तुम समोसा खाओ। और गुरु को उसका भी सत्य, असत्य नहीं बोलना चाहिए। जो सत्य है वो है। तो मित्रों, उस समय सच कह रहा हूं, इतने ब्राइट स्टूडेंट तो नहीं थे जितने आप हैं। तो इससे मुझे लग रहा है कि हमारा, तो ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की